नमस्ते दोस्तों, यह आईपीओ सीरीज की 4th लेक्चर है। अब तक हमने 3 लेक्चर बड़े डिटेल में समझा कि आईपीओ क्या होता है, कंपनीज आईपीओ क्यों कंडक्ट करती है, उसके बाद एफपीओ क्या होता है, एफपीओ के 2 टाइप्स और पिछले लेक्चर में बुक बिल्डिंग क्या होता है और बुक बिल्डिंग प्रोसेस में मेन पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए आज के सिखाए जाने वाले टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। आज हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इन्वेस्टर्स के कितने कैटेगरीज होती है। उसके बाद अलॉटमेंट के अलग अलग टाइप्स समझेंगे और आखिर में अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होती है उसे हम डिटेल में एक एग्जांपल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स। आईपीओ में इन्वेस्टर्स के 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहला रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और तीसरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। चलिए सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स समझ लेते हैं। जो इन्वेस्टर्स 2 लाख तक या उससे कम बिड्स लगाते हैं उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। रेसिडेंट इंडियन इन्वेस्टर्स एनआरआईज एचयूएफ रिटेल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स 2 लाख से ज़्यादा बिड्स लगाते हैं उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हाई नेट इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है। रेसिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स, एलिजिबल एनआरआई, एचयूएफ, कॉर्पोरेट बॉडीज, ट्रस्ट एक्सेट्रा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यूआईबी के कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अलॉटमेंट। आईपीओ या एफपीओ में 2 तरह के अलॉटमेंट होते हैं। सबसे पहला है फिक्स प्राइस और दूसरा बुक बिल्ड इशू। आईपीओ में इन्वेस्टर्स के अलग अलग कैटेगरी होते हैं और सेबी ने हर इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशंस तय किए हैं। चलिए सबसे पहले हम बुक बिल्ड अलॉटमेंट समझ लेते हैं। बुक बिल्ड इशू 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला तरीका है प्रॉफिट एबिलिटी रूट और दूसरा कंपलसरी बुक बिल्ड इशू। प्रॉफिटेबिलिटी रूट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 35% एलोकेशन आईपीओ में रिजर्व रखा जाता है। एनएनआई के लिए मिनिमम 15% एलोकेशन आईपीओ जाता है और क्यूआईबी में मिनिमम 50% एलोकेशन आईपीओ में रिजर्व रखा जाता है। कंपलसरी बुक बिल्ड इशू में क्यूआईबी को मिनिमम 75% एलोकेशन रिजर्व रखा जाता है। अगर क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होता तो क्यूआईबी के पैसे रिफंड किया जाता है। एनएनआई के लिए मिनिमम 50% एलोकेशन रिजर्व रखा जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 10% एलोकेशन रिजर्व रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्स प्राइस इशू। फिक्स प्राइस इशू में शेयर्स की अलॉटमेंट प्रोपोर्शनल बेसिस पे होती है। फिक्स प्राइस इशू में सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम 50% एलोकेशन रिजर्व रखा जाता है और बाकी के 50% एलोकेशन जो रिटेल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में नहीं आते, जैसे कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन इन्वेस्टर्स को शेयर्स प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलॉट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस। अब तक हमने सीखा कि इन्वेस्टर्स के कितने कैटेगरीज होती है, इन्वेस्टर्स के लिए कितना परसेंट कोटा सेबी ने बुक बिल्ड इशू और फिक्स प्राइस इशू में फिक्स किया। यह सब हमने अच्छे से समझ लिया है। एक बात आपको याद रखना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अपने मन के हिसाब से बिड्स नहीं लगा सकते। कंपनीज शेयर की लॉट साइज फिक्स करती है, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स लॉट साइज पे ही अपने बिड्स
लगा सकते हैं। चलिए आगे अलॉटमेंट प्रोसेस कैसी होती है उसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो एक कंपनी आईपीओ ला रही है और इशू बुक बिल्डिंग इशू है। 5 लाख शेयर्स कंपनी इशू आईपीओ के जरिए करेगी। पर इक्विटी शेयर प्राइस बैंड या प्राइस रेंज 1000 और 1200 के बीच है। बुक बिल्डिंग इशू में इन्वेस्टर्स अपने बिड्स 1000 से 1200 के बीच लगा सकते हैं। यहाँ फ्लोर प्राइस 1000 रुपये है और कैप प्राइस 1200 रुपये है। फ्लोर प्राइस का मतलब क्या है? फ्लोर प्राइस का मतलब मिनिमम प्राइस होता है और इन्वेस्टर्स 1000 के नीचे अपने बिड्स नहीं लगा सकते। कैप प्राइस का मतलब क्या है? कैप प्राइस का मतलब मैक्सिमम प्राइस होता है जो 1200 रुपये है। आईपीओ में इन्वेस्टर्स कैप प्राइस पे ही अपने बिड्स लगाते हैं क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा होती है। अब मान लो कंपनी ने कट ऑफ प्राइस 1100 रुपये पर इक्विटी शेयर्स फिक्स कर दी है। अब ये कट ऑफ प्राइस क्या होता है? कट ऑफ प्राइस ऑफर प्राइस होती है जो कंपनी और बुक रनर, जिसे मर्चेंट बैंक कहा जाता है, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। कंपनी ने लॉट साइज 10 शेयर्स फिक्स कर दी है। इसका मतलब एक लॉट 11,000 रुपये है। सेबी के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर की मिनिमम एप्लीकेशन साइज 10,000 से 15,000 के बीच होनी चाहिए। अभी हमने सिर्फ एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिया है। इसी एग्जाम्पल से आगे रिटेल इन्वेस्टर को शेयर्स कैसे अलॉट होगी उसे हम अच्छे से समझेंगे। मान लो कंपनी ने 35% कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा है। इसीलिए 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 1,75,000 शेयर्स अलॉट होगी। अब सवाल ये आता है कि रिटेल इन्वेस्टर कोटा में कितने लॉट्स अलॉट होगी। इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड डिवाइडेड बाय लॉट साइज, यानी कि 17,500 लॉट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। आईपीओ में किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स अलॉट करना है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यदि कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम होती है तब आईपीओ फेल हो जाएगी। यहाँ आपको 3 सिनेरियो समझना बहुत ज़रूरी है। जब आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब, स्लाइटली ओवर सब्सक्राइब या बहुत ओवर सब्सक्राइब होती है तब रिटेल इन्वेस्टर को शेयर्स कैसे अलॉट होगी इसे हम आगे समझेंगे। अगर आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होता है और आपको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 17,500 लॉट्स रिजर्व है और रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 17,500 लॉट्स के लिए ही बिड्स अप्लाई करते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स जितने बिड्स के लिए अप्लाई किए थे सारे शेयर्स फुल्ली अलॉट हो जाएगी। अगर आईपीओ स्लाइटली ओवर सब्सक्राइब होता है, मान लो रिटेल इन्वेस्टर्स 25,000 से 30,000 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो मिनिमम एक लॉट रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉट होगी और बाकी इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक से ज़्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें शेयर्स प्रोपोर्शनल बेसिस पे अलॉट होगी। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब 50 गुना या 100 गुना होता है, जहां मिनिमम एक भी लॉट इन्वेस्टर्स को अलॉट नहीं हो सकता, वहां लॉटरी बेसिस पे शेयर्स अलॉट होती है। लॉटरी बेसिस में शेयर्स की अलॉटमेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे होती है और रैंडम इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट होती है। इसीलिए जितने ज़्यादा फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बिड्स लगाते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस अलॉटमेंट की बढ़ जाती है। अगर यहाँ आपका लक अच्छा होगा तो हो सकता है कि किसी एक फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के अकाउंट में शेयर्स अलॉट हो जाएगी। आगे क्यूआईबी और एनआईआई कैटेगरी में यदि ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उन इन्वेस्टर्स को शेयर्स कैसे अलॉट होगी उसे हम आगे समझेंगे। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या एचएनआई कैटेगरी में जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब शेयर्स
प्रोपोर्शनेटली अलॉट किया जाता है। मान लो NII कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन 50 गुना ज़्यादा हुआ है और आपको पता है कि NII कैटेगरी के लिए 15% कोटा रिजर्व है। 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से 75,000 शेयर्स NII कैटेगरी के लिए अलॉट होगी। अब सवाल ये आता है कि NII कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स कैसे अलॉट होगा। मान लो एक इन्वेस्टर है जिसने 200 लॉट्स के लिए अपने बिड्स लगाए हैं और एक लॉट में 10 शेयर्स है। इसीलिए इन्वेस्टर्स ने 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया है। क्योंकि IPO 50 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, इसीलिए NII इन्वेस्टर्स को सिर्फ 40 शेयर्स अलॉट होगी। एक बात आपको याद रखना है, मैंने सिर्फ एक NII इन्वेस्टर्स की बात की है। ऐसे ही रिमेनिंग शेयर्स बाकी HNI कैटेगरी इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शनेटली अलॉट होगी। NII और QIB इन्वेस्टर्स अपने बिड्स कट ऑफ प्राइस पे नहीं लगा सकते। जैसे NII इन्वेस्टर्स को शेयर्स प्रोपोर्शनेटली अलॉट होते हैं, वैसे ही QIB इन्वेस्टर्स को शेयर्स प्रोपोर्शनेटली अलॉट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से एक बार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने ये समझा कि IPO में इन्वेस्टर्स के 3 कैटेगरी होती है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दूसरी चीज़ हमने ये समझा कि अलॉटमेंट के 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला बुक बिल्ड इशू और दूसरा फिक्स प्राइस इशू। बुक बिल्ड इशू में भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रूट और कंपलसरी बुक बिल्ड इशू। साथ में हमने ये भी समझा कि बुक बिल्ड और फिक्स प्राइस इशू में कितना % कोटा इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा जाता है। और आखिर में हमने अलॉटमेंट प्रोसेस इन डिटेल एक एग्जाम्पल से समझा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।